हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉनेटरी स्टैंडर्ड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी क्लास, अगर आपको याद हो तो यूनिट 1 में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मनी, इट्स फंक्शंस, हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। यूनिट 2 में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ मनी, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग यूनिट 1 के थर्ड पार्ट को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को ब्रेक करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी स्टैंडर्ड। अब अगर वर्ड बोला जाता है मॉनेटरी, सपोज व्हाट इज़ मॉनेटरी, मॉनेटरी मीन्स रिलेटेड टू मनी और द सिस्टम विच इंक्लूड्स मनी, वो पूरा सिस्टम जिससे मनी इंक्लूड हो उसको हम लोग बोलेंगे मॉनेटरी। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन, यानी कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर मेजरमेंट या पर्टिकुलर चीज़ को स्पेसिफाई किया जाता है कि इसी चीज़ के अकॉर्डिंग सारा काम होगा। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, मॉनेटरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ कि मनी कैसे पूरे इकोनॉमी में प्रॉपरली एलोकेट होता है, कैसे प्रॉपरली इशू होता है, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखो क्या है, मॉनेटरी स्टैंडर्ड डिनोट्स द लीगल टेंडर मनी ऑफ एन इकोनॉमी। इट इज़ द करेंसी इशूड एंड रेगुलेटेड बाय द कंट्री फॉर मीटिंग आउट ऑल द ट्रांजैक्शन। यानी कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या है, जो कि लीगल टेंडर मनी इकोनॉमी के लीगल टेंडर मनी को डिनोट करता है। मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने लीगल टेंडर मनी आपको बताया था लास्ट क्लास में। लीगल टेंडर मनी क्या होती है, यानी कि लीगल टेंडर मनी का मतलब ये कि एज़ पर द लॉ इकोनॉमी में जो भी मनी इशू होता है, जैसे कि हमारी करेंसी, दैट इज़ कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी। ठीक है, अब लीगल टेंडर मनी को जब प्रॉपरली इशूड और रेगुलेट किया जाता है, हर तरीके के ट्रांजैक्शंस को मीट करने के लिए या हर तरीके के ट्रांजैक्शंस को फुलफ़िल करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉनेटरी स्टैंडर्ड। यानी कि वो स्टैंडर्ड जो कि मनी को फ्रीली हर पर्टिकुलर जगह पे एक्सेप्ट करने के लिए लायबल बनाता है, या जिसकी वजह से ढंग से सारे काम पूरे हो पाते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फुलफिल हो पाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉनेटरी स्टैंडर्ड। ये मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगी बाद में। नेक्स्ट, मॉनेटरी स्टैंडर्ड ऑल्सो इंक्लूड्स द टाइप ऑफ मटीरियल यूज इन मेकिंग एंड डिज़ाइनिंग करेंसी। मॉनेटरी स्टैंडर्ड में मटीरियल भी आता है कि किस तरीके से करेंसी को बनाया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है। सिंस द इवोल्यूशन ऑफ मनी, दिस एस्पेक्ट हैज़ गॉन with tremendous change from stones to animals to commodities to metals and finally to paper. But after that also plastic money भी इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने आपको एवोल्यूशन में पढ़ाया था। यहाँ क्या बोला जा रहा है, मॉनेटरी स्टैंडर्ड ने क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करा अब तक। सबसे पहले था कमोडिटी मनी, जिसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम, एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट आया वो पेपर पे, फिर पेपर के बाद मतलब पहले स्टोन्स था, फिर एनिमल था, फिर कमोडिटी हुआ। ठीक है, उसके बाद पेपर पे आया, और पेपर के बाद अब प्लास्टिक मनी, जैसे कि डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, फॉर ब्रांड, अब आगे देखो हम लोग डिस्कशन करते हैं इसके आगे क्या है। फॉर्म्स ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड, मॉनेटरी स्टैंडर्ड का ये पूरा फॉर्म है, ये आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखना है हमें, दो टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं, वन इज़ मेटालिक स्टैंडर्ड एंड सेकेंड इज़ पेपर स्टैंडर्ड। पेपर स्टैंडर्ड हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पेपर करेंसी, ये सेम वही चीज़ है, बस जो हमें मेन जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है मेटालिक स्टैंडर्ड से, और क्या आता है वो मैं भी आगे आपको बताऊँगी। ठीक है, मेटालिक स्टैंडर्ड में देखो दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ पेपर मैनेज करेंसी स्टैंडर्ड या मॉनेटरी स्टैंडर्ड जो है आपका, मॉनेटरी स्टैंडर्ड जो है आपका, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ मेटालिक स्टैंडर्ड एंड सेकेंड इज़ पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। मेटालिक स्टैंडर्ड देखो दो पार्ट्स में, फर्स्ट इज़ बाय मेटालिज्म एंड सेकेंड इज़ मोनोमेटालिज्म, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने लास्ट क्लास में आपको इंट्रोड्यूस किया था। मोनोमेटालिज्म का ही दो पार्ट है, एक है सिल्वर स्टैंडर्ड, एक है गोल्ड स्टैंडर्ड। और जो मेन आपका टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर वो है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड एंड इट्स टाइप्स। तो हम लोग अब आगे गोल्ड स्टैंडर्ड पढ़ेंगे कि कितने टाइप के गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं। देखो क्या क्या होते हैं, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड एंड गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मेटालिक स्टैंडर्ड। अब हम लोग आते हैं मेटालिक स्टैंडर्ड पे। Metallic standard refers to that form of monetary standard in which currency issued by the concerned authority is made up of a specific metal of standard value.
since the inception of metallic standard different form of standards have been prevailing in different parts of the world। अब इसका पहले मतलब समझते हैं। मेटालिक स्टैंडर्ड देखो बहुत ईजी तरीके से आप इसको समझो, बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड दिख रही हैं उसकी मीनिंग उतनी ही ईजी है, ठीक है। मेटालिक स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, when currency is issued which is made up of specific metal, यानी कि जब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेटल को यूज़ करके करेंसी इशू होती है दैट इज़ कॉल्ड एज मेटालिक स्टैंडर्ड। बट आज के टाइम पे इस टाइप की करेंसी इशू नहीं होती, आजकल पेपर स्टैंडर्ड ही होता है। मैं अभी आगे उसके बारे में आपको बताऊँगी। अब देखो जितने पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में सबसे पहले हम लोग आते हैं मोनोमेटालिज्म पे, क्योंकि जब तक आप मोनोमेटालिज्म नहीं समझोगे आपको बाकी नहीं समझ में आएंगे। सो फर्स्ट इज़ योर मोनोमेटालिज्म। मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स सिंगल, यानी कि द मॉनेटरी स्टैंडर्ड इन विच वन मेटल दैट इज गोल्ड और सिल्वर इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू एंड द करेंसी इज रिलेटेड टू इट, इट इज़ कॉल्ड एज मोनोमेटालिज्म। यानी कि जब करेंसी किसी एक पर्टिकुलर मेटल से बनती है या फिर जो करेंसी इशू करी जा रही है उसके बाय बैक पे गोल्ड या सिल्वर, या तो गोल्ड या सिल्वर किसी एक सिंगल मेटल को रखा गया है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमेटालिज्म। अगर आके देखो, इफ़ द कंट्री अडॉप्ट सिल्वर स्टैंडर्ड, यानी अगर वो सिल्वर से बनी है तो उसे सिल्वर स्टैंडर्ड करेंगे, और अगर गोल्ड को अडॉप्ट करा है तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाएगा, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम अ कंट्री कैन आइदर प्रोड्यूस देयर करेंसी मेड अप ऑफ गोल्ड या सिल्वर ऑफ specific quantity and quality, or it could be made up of any other metal but its convertibility at fixed ratio will be at standard coin metal of the country। इसका मैं सबसे पहले आपको मीनिंग बताती हूँ। यानी बोला जा रहा है कि इस सिस्टम के अंदर या तो क्या कहते हैं कॉइन्स जो हैं वो गोल्ड या सिल्वर के होंगे, या तो जो भी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, सपोज जैसे चीपर मेटल्स जो होता है, जो हमारे टोकन मनी होता है, जो हमारे 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, ये इशू हो रहा है, या पेपर करेंसी भी इशू हो रही है, अगर इनके बैकअप पे या इनको कन्वर्ट करने पे गोल्ड या सिल्वर मिल रहा है तो भी ये मोनोमेटालिज्म ही कहलाएगा, ठीक है। मेरिट्स देखो क्या है, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, हैव पब्लिक कॉन्फिडेंस, बहुत इजी है समझना है इसको। पब्लिक का कॉन्फिडेंस होता है, क्यों होता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का बैकअप है इसमें। चांस ऑफ ऑपरेशन ऑफ ग्रेशम्स लॉ मिनिमम, ग्रेशम्स लॉ अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अभी आप इस पर डीप में मत जाइए। Easy to determine rate of exchange as currency is based on one metal that to accept in many countries। metal से defined होता है, और metal precious metal जो है वो हर जगह पे यूज़ होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत easy rate of exchange इससे determine होता है। promote and facilitate international trade, जो ये है वो international trade को promote और facilitate करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे आपके मल्टी मेटालिज्म में। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली मोनो, मोनो मीन सिंगल। अब आते हैं मल्टी, मल्टी मीन्स 2 से ज़्यादा। अब देखो क्या है, दिस स्टैंडर्ड इज़ जस्ट एन अजम्पशन बाय द रिसर्चर्स इन विच मोर दैन 2 मेटल्स आर कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ करेंसी। इसका मीनिंग समझो, जब 2 से ज़्यादा मेटल्स को यूज़ किया जाए या फिर 2 से ज़्यादा मेटल्स को करेंसी इशू करने के बैकअप में या कन्वर्टिबिलिटी में रखा जाए तो उसे मल्टी मेटालिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बाय मेटालिज्म भी है, बाय मेटालिज्म भी समझना बहुत ज़रूरी है। मोनो मीन्स सिंगल, मल्टी मीन्स मोर देन 2, और बाय मेटालिज्म, बाय मीन्स 2, ठीक है, 2 मेटल। यहाँ क्या बोला जा रहा है, इट इज़ अ मॉनेटरी स्टैंडर्ड इन विच 2 मेटालिक स्टैंडर्ड आर इन सर्कुलेशन, यानी 2 मेटालिक स्टैंडर्ड, गोल्ड कॉइन भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, मीन्स दोनों एक साथ मिक्स होकर भी हो सकता है, दोनों एक साथ भी चल सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाय मेटालिज्म, ठीक है। तो वो कहलवाता है आपका बाय मेटालिज्म। अब बाय मेटालिज्म देखो क्या है, इसके जो भी बेसिक फीचर्स हैं, बोथ द कॉइन्स आर फुल बॉडीड कॉइन। फुल बॉडीड का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉइन, यानी कि उनकी फेस वैल्यू और उनकी मेटालिक वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉइन्स आर फ्रीली मिंटेड, मिंटेड फ्रीली होते हैं, यानी मिंटेड का मतलब यहाँ पे आपके मिंट से हो रहा है, जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं, ठीक है। फ्रीली मिंटेड का मतलब आसानी से इन कॉइन्स को कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है, जितना भी आप चाहो पेमेंट कर सकते हो। दे आर इन सर्कुलेशन एट अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ एक्सचेंज, सर्कुलेशन में होते हैं फिक्स्ड रेशियो ऑफ एक्सचेंज में, यानी कि पहले से प्री डिसाइडेड होता है और इनका चार्ज नहीं लिया जाता। अब देखो बाय मेटालिज्म अलग अलग पार्ट्स में है।
लिंपिंग बायमेटालिज्म, टू मेटल्स वर कंसिडर फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द करेंसी। दो मेटल्स को यूज़ किया जाता है वैल्यू ऑफ करेंसी को डिटरमाइन करने में, तो वो हो जाता है हमारा लिंपिंग। ड्यू टू मिस मैचिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स, वन मेटल वॉज केप्ट ओपन फॉर फ्री सो दैट सप्लाई रेशियो ऑफ टू मेटल्स रिमेन स्टेबल। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दो मेटल्स को जब यूज़ किया जा रहा है तो एक मेटल की जो सप्लाई है वो फ्री रखी जाती है, मतलब एक मेटल को आसानी से अवेलेबल किया जाता है ताकि अगर एक दूसरा अवेलेबल ना भी हो तो वो आसानी से रेशियो में यूज़ होकर उसको सर्कुलेट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरेलल बायमेटालिज्म। As per the charge and the prices of metal, the content of metal in the standard coin has to be altered. But practically, this metallic standard could not have long life because price of metal keeps as fluctuating on the basis of supply of that particular metal, and it has not possible to bring changes in the content of metal in the coins. मैं इसको बहुत ईजी तरीके से आपको बताती हूँ। जब एक साथ अलग मतलब सेम जैसे दो मेटल्स हैं, गोल्ड है और सिल्वर है, जब एक साथ दोनों की दोनों सर्कुलेशन में हो तो उसे बोलते हैं पैरेलल बायमेटालिज्म, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो इसका नुकसान क्या होता है। सपोज़ मान लो एक चीज़ ईजिली अवेलेबल है, क्योंकि दोनों को साथ में सर्कुलेशन में होना है, एक चीज़ ईजिली अवेलेबल है, दूसरी चीज़ ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारे सर्कुलेशन को इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये होता है पैरेलल बायमेटालिज्म। ये आपके कोर्स में सिमेटालिज्म नहीं है, बट फिर भी मैं आपको डिस्कस करा दे रही हूँ। अंडर दिस सिस्टम द स्टैंडर्ड कॉइन शुड बी मेड ऑफ एन अलॉय। अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर के मिक्सचर को मिला के बनाया जाता है, सो दैट अ चेंज इन प्राइस ऑफ वन मेटल कैन बी काउंटर बैलेंस बाय अ चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर एक में मान लो सपोज प्राइस में चेंज आता है तो वो दूसरे से आसानी से कवर अप हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेटालिक स्टैंडर्ड। अब हम लोग आते हैं मेटालिक स्टैंडर्ड के पार्ट्स में। पहला है सिल्वर स्टैंडर्ड, ये बहुत शॉर्ट में आता है, मेन आता है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं सिल्वर स्टैंडर्ड में। सिल्वर स्टैंडर्ड में देखो क्या है, अंडर सिल्वर स्टैंडर्ड द सिल्वर कॉइन्स ऑफ फिक्स्ड वेट साइज एंड फिटनेस फाइननेस वर इन सर्कुलेशन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। अब देखो सिल्वर स्टैंडर्ड नाम दिया है, यानी कि सीधी सी बात है सिल्वर से रिलेटेड ही कोई बात होगी और तो कोई बात हो नहीं सकती। यानी कि जब क्या कहते हैं कॉइन सिल्वर के हों या फिर सिल्वर को कन्वर्टिबिलिटी, यानी जब करेंसी इशू करी जा रही है तो सिल्वर को कन्वर्टिबिलिटी के लिए रखा जाए बैकअप में, तब उसे बोला जाता है सिल्वर स्टैंडर्ड, ठीक है। अंडर सिल्वर स्टैंडर्ड देखो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो इसके फीचर्स क्या हैं। फ्री कॉइनेज वॉज अलाउड। फ्री कॉइनेज होता है, क्यों होता है, जितने भी प्रीशियस मेटल्स होते हैं उन सब का फ्री कॉइनेज होता है, यानी कि गवर्नमेंट आपसे मेटल लेके उसे कॉइन्स में कन्वर्ट करने की आपको परमिशन देती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स वर कंसिडर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब ये है कि आप सामने वाले को कितना भी पेमेंट कर सकते हो छोटे छोटे डिनोमिनेशन से और सामने वाला आपको रिफ्यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ सिल्वर। सिल्वर के इम्पोर्ट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है। तो अब हम लोग देखो आते हैं, ये हमारा सिल्वर स्टैंडर्ड है, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है। सिल्वर स्टैंडर्ड वॉज अडॉप्टेड बाय कंट्रीज लाइक इंडिया, China, USA, etc. and remained in force for longer period but was abounded due to its high negative feature, that is high rate fluctuation in the price of silver and instability in the external value of currency। ये लाइन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि जो फ्लक्चुएशन होते हैं सिल्वर में बहुत जल्दी आते हैं। आप देखते हो कभी कभी प्राइस बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो इस वजह से करेंसी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। इस वजह से सिल्वर स्टैंडर्ड फेल हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड देखो क्या होता है, इफ़ द स्टैंडर्ड मनी इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड and the token money is convertible into gold, it is a monetary standard in which government of a country allows its currency to freely converted into gold। अब मैं पहले आपको यहाँ से भी रीड करके बताती हूँ, उसका मीनिंग बताती हूँ। Under gold standard, the monetary unit or its value is determined in terms of gold. It is the most widely accepted standard till now। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है, देखो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये
या तो कॉइन्स गोल्ड के हों, मतलब जो कॉइन्स सर्कुलेट हो रहे हैं एज अ करेंसी दैट इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, गोल्ड से बने हैं, या जो पेपर करेंसी इशू हो रही, जो भी करेंसी इशू हो रही है उसके बैकअप में गोल्ड को रखा गया है, 100% गोल्ड को रखा गया है, ठीक है। और या तो जो करेंसी इशू है उसके लिए प्रॉमिस किया जा रहा है कि वो गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट स्टैंडर्ड टिल नाउ। इन दिस सिस्टम गोल्ड कॉइन्स ऑफ स्पेसिफिक वेट एंड क्वालिटी आर इन सर्कुलेशन, ठीक है। एक स्पेसिफिक वेट एंड क्वालिटी के कॉइन्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो सर्कुलेशन में होते हैं, और एनी अदर फॉर्म ऑफ कॉइन बैक्ड अप सपोर्ट बाय गोल्ड कॉइन्स आर इन सर्कुलेशन, तब उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें गोल्ड कॉइन्स डायरेक्टली ही सर्कुलेशन में आते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आ रहा है गोल्ड तो उसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। अब देखो आगे क्या क्या दिया हुआ है। व्हेन, देखो अब गोल्ड स्टैंडर्ड क्या क्या आगे बताता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। गोल्ड स्टैंडर्ड इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच अ कंट्री कीप्स द वैल्यू ऑफ इट्स मॉनेटरी एंड द वैल्यू ऑफ अ डिफाइंड वेट ऑफ गोल्ड एट ऑन इक्वालिटी विद वन अनदर। यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गोल्ड स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं जब जो कंट्री की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपनी मॉनेटरी वैल्यू को गोल्ड के टर्म्स में डिफाइन करती है एक पर्टिकुलर वेट पे, या तो गोल्ड के कॉइन्स को सर्कुलेट करके या फिर अपनी करेंसी को बैकअप करके गोल्ड से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड कैन बेस्ट बी रिगार्डेड एज अ डिवाइस फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड का पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट को करने के लिए अगर गोल्ड कॉइन्स को अडॉप्ट किया जा रहा है तो वो भी गोल्ड स्टैंडर्ड ही कहलाता है, ठीक है। अब देखो आगे हैं टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, ठीक है। गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स मॉनेटरी स्टैंडर्ड। In this, coins of gold are in circulation with a specific weight and fineness, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड में क्या होता है, एक स्पेसिफिक वेट एंड फाइनेंस के जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो सर्कुलेशन में होते हैं और इनको इशू किया जाता है। इसको ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स मॉनेटरी स्टैंडर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। ये मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, ये तो आपके नोट्स हैं ही, बट उसके अलावा भी आपको चीज़ें समझनी हैं, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या चीज़ होती है, इट हैज़ अ फ्री कॉइनेज, जैसे अभी है, आगे चीज़ें देखो क्या लिखी हैं। द पीरियड इन विच गोल्ड कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन एंड द गोल्ड कॉइन्स वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड करेंसी ऑफ द कंट्री, यानी कि वो पीरियड जब गोल्ड को यूज़ किया जाता था एज अ करेंसी तो उसे बोला जाता था गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, ठीक है। फीचर्स देखो क्या है, गोल्ड कॉइन्स एज करेंसी विद स्टैंडर्ड वेट एंड फाइनेंस वर सर्कुलेटेड इन द कंट्री, गवर्नमेंट डिसाइड करती है ये। गोल्ड कॉइन्स फॉर फुल बॉडीड, यानी कि इसकी मेटालिक वैल्यू और फेस वैल्यू, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब मेटालिक वैल्यू और फेस वैल्यू जो लिखा है और जितना का बना है वो दोनों चीज़ें उसकी वैल्यू इक्वल है, यानी कि अगर 100 का कॉइन है तो 100 रुपीज़ ही उसे बनाने में लगे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज जैसे इसको क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड कॉइन्स, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मनी का, स्टैंडर्ड कॉइन का भी फीचर है। आगे देखो क्या है, पेपर नोट्स एंड अदर मेटालिक कॉइन्स वर ऑल्सो सर्कुलेटेड एज करेंसी विद 100% कन्वर्टेबिलिटी इनटू गोल्ड। अगर पेपर नोट्स को भी इशू किया जाता था, वैसे तो इसका फीचर यही है कि गोल्ड कॉइन्स इशू होते हैं, बट अगर पेपर नोट्स को इशू किया जाता था तो 100% कन्वर्टेबिलिटी होती है गोल्ड में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। तो भी ये कहलाता है हमारा गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, ठीक है। फ्री मिंटिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स वॉज अलाउड, फ्री मिंटिंग थी, कोई खर्चा नहीं होता था गोल्ड ज्वेलरी को गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट करने में। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग गोल्ड, आपका जो नेक्स्ट हमारा है वो है गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, ठीक है। This system was adopted by India after 20th century. In this, gold coins are not in circulation. Instead of that, paper money which is issued are reserved by gold. बहुत ईजी तरीके से आप इसको समझो। गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड में क्या था, गोल्ड कॉइन्स थे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जस्ट उसका अपोजिट, पेपर नोट्स जो इशू होंगे, ठीक है,
उसके बैकअप में गोल्ड के रिजर्व को रखा जाए। जैसे कि मान लो सपोज 1 करोड़ अगर इशू करा जा रहा है पेपर नोट, तो उसके बैकअप में गोल्ड को रिजर्व के तौर पे रखा जा रहा है। ठीक है, देखो अब क्या है, दिस स्टैंडर्ड ट्राई टू ओवरकम द फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। ड्रॉबैक क्या था कि गोल्ड करेंसी में क्या होता था, गोल्ड का वियर एंड टियर ऑफ प्रीशियस मेटल हो जाता था। वियर एंड टियर का मतलब गोल्ड कॉइन्स यूज़ होते जा रहे, तो उसकी वजह से क्या है, वो घिसने लगते हैं, तो उनकी वैल्यू कम होने लगती है। तो इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए चीपर मेटल या पेपर नोट्स को सर्कुलेशन में लाया गया, मगर उसके बैकअप में गोल्ड को ही रखा गया। तो दिस इज कॉल्ड एज गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसे मैं आपको ये सारे नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, और बाकी हम लोग ये सब जूम पे भी डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में। नेक्स्ट इज गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। ठीक है, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में देखो क्या है, टू सर्टेन एक्सटेंट गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड ट्राई टू ओवरकम द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। अंडर दिस स्टैंडर्ड the wastage of precious metal, that is gold, do not take place as it is not in circulation as currency, it is kept in reserve। यानी कि अब ये सर्कुलेशन ऑफ करेंसी की बात ही ख़त्म हो गई। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का मतलब देखो क्या है कि गोल्ड बुलियन में पेपर करेंसी इशू हुई थी, उसके बदले में गोल्ड रखा जा रहा था। गोल्ड करेंसी में क्या था, गोल्ड के कॉइन्स को करा जा रहा था। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रीशियस मेटल्स को वेस्टेज ना करके उसका रिज़र्व बनाया जाता है, और फिर उन्हीं रिज़र्व के बेसिस पे सर्कुलेशन करेंसी का होता है। देखो क्या है आगे, करेंसी मेड अप ऑफ पेपर नोट्स एंड अदर मेटल्स वाज इन सर्कुलेशन, यही से सर्कुलेशन था। दिस स्टैंडर्ड वाज बेस्ट सूटेड टू डेवलपिंग करेंसी। Moreover, this standard was mainly adopted by the currency whose currency was dominated by other developed country currency due to reasons such as strong trade relation or other foreign country may be ruling country etc. Like India was ruled by British, so Indian rupee was dominated by British sterling। यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये वो कंट्रीज़ भी अडॉप्ट करती हैं जो कि दूसरी डेवलप्ड कंट्री से डिनोमिनेट हैं। क्यों, क्योंकि उनसे ही उनका ट्रेड होता है, तो इस वजह से ये रिज़र्व बनाती हैं गोल्ड के फॉर्म में, ताकि कल को जब सपोज़ कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम हो तो वो उसी रिज़र्व से उस चीज़ को कंपेंसेट कर पाएँ। ठीक है, मैं थोड़ा और बता रही हूँ उसके बारे में। इट वॉज डेवलप्ड टू मीट द स्कैसिटी ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड गोल्ड रिजर्व इन द कंट्री। टोकन मनी इज़ इन सर्कुलेशन बट डायरेक्टली इट इज़ नॉट कन्वर्टेबल इन टू गोल्ड। डायरेक्टली ये गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होता है। जो वेस्टेज होता है, जैसे कि हम लोग पेपर करेंसी इशू कर रही है गवर्नमेंट, उसके पीछे उसको पूरा गोल्ड रखना पड़ रहा है, इस वेस्टेज को हटाने के लिए गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को लाया गया था। ठीक है, अब देखो क्या है, देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन ऑफ गोल्ड विद द करेंसी बट फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मेंटेन होता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। जो रिजर्व लिखा है यानी कि यही है, सेंट्रल बैंक गोल्ड के रिजर्व को मेंटेन करता है और आसानी से फॉरेन एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड। देखो अब क्या है गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड। The main objective of this monetary standard was to overcome the frequent fluctuation in the exchange rate or to maintain stability in the exchange rate। स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसमें देखो मैं और इजी तरीके से आपको बताती हूँ। फॉर मेंटेनिंग एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड ऑफ द कंट्री, दिस सिस्टम वॉज अडॉप्टेड टू मेंटेन रिजर्व फंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। ठीक है, खजाने के फॉर्म में गोल्ड को रखा गया। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले मैं आपको बताती हूँ। एक वर्ड मैंने बोला एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड। जब हम जूम क्लास में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में, बट मैं अभी आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ। एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड मेनली क्या होता है, दो कंट्रीज़ आपस में आपसी सहमति से एक फ़ंड को खोलती हैं। सपोज एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में एक अकाउंट को खोलती हैं। ठीक है, अकाउंट को खोलती हैं, तो अकाउंट को जब वो खोलती हैं तो उसमें क्या होता है, जब उनको पेमेंट करना होता है तो वो उस अकाउंट में टाइम टू टाइम क्या करती हैं, पेमेंट डालती रहती है। मीन्स वो अपनी पर्टिकुलर जो भी उनकी करेंसी है उस करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट करके उसमें सबमिट करती रहती हैं, और जैसे रिक्वायरमेंट होती है दूसरी कंट्री उससे विड्रॉ कर लेती है। तो इससे आसानी होती है कि करंट में गोल्ड को यूज़ ना करके फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रख दो, जिससे कि रिजर्व भी बना रहे और हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है वो फ्लक्चुएशंस को झेल पाए। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड। ठीक है, देयर इज़ नो लिंक विद द गोल्ड।
यानी कि गोल्ड से कोई लिंक नहीं है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में। मगर आगे देखो मैं बता रही हूँ, बट द फंड्स आर मेंटेन्ड बाय सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गोल्ड। फंड्स को मेंटेन किया जाता है गोल्ड को सेल एंड परचेज करके। देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड। गोल्ड को क्योंकि एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग कंट्रीज मेंटेन करती हैं, इसलिए आसानी से गोल्ड का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, देखो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉनेटरी स्टैंडर्ड वॉज टू ओवरकम द फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन, ये मैंने बताया आपको। मोर ओवर अंडर दिस सिस्टम गोल्ड वॉज केप्ट इन सीक्रेट रिजर्व, जिसको हम लोग एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड को बनाया गया। ठीक, अब लास्ट है हमारा गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड। गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड आया था आईएमएफ के एग्जिस्टेंस से। आईएमएफ आया है आपका, प्रपोज्ड हुआ है 1945 में, 1946 में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसकी वर्किंग स्टार्ट हुई है, तब गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, दिस सिस्टम हैज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन 1944। ठीक है, 1944 में हुआ था, बट ये ध्यान रखना 1946 में इसकी वर्किंग हुई है, 1944 में इसको प्रपोज्ड किया गया है, और 1945 में जब आपका WTO इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, और सॉरी वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ था, तो वर्ल्ड बैंक के साथ IMF भी इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, बट 1946 में इसकी वर्किंग शुरू हुई थी, तो आप ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ IMF डिफाइंस द वैल्यू ऑफ इट्स मनी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ मेंबर कंट्रीज़ के लिए है IMF की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। IMF की जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं वो मनी को टर्म्स ऑफ गोल्ड में डिफाइन करती हैं, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं। द वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिस्क्राइब इन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड डिक्लेयर्ड बिटवीन द टू कंट्रीज। एवरी मेंबर फॉलोज इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी एंड विद नो लिंक विद लोकल करेंसी। यहाँ पे सिर्फ IMF के मेंबर्स की बात करी जा रही है कि वो लोग अपने पास गोल्ड के फॉर्म में रिजर्व रखते हैं, उनका गोल्ड से कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई डायरेक्ट लिंक मतलब कनेक्शन नहीं होता। बट सपोज़ जब भी उन्होंने लोन लिया IMF से, तो जो उसका रीपेमेंट करती हैं वो लोग, वो गोल्ड के टर्म्स में करती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, फ्लक्चुएशन रुका रहता है। अब देखो इसमें जो लिखा है, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IMF द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड वॉज अबाउंडेड एंड न्यू मेथड वॉज अडॉप्टेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, विच वॉज कॉल्ड एज गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड, यानी IMF के आने पे गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया गया। अंडर दिस स्टैंडर्ड एवरी मेंबर कंट्री ऑफ IMF वॉज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द कंटेंट ऑफ गोल्ड टू IMF। उनके पास कितना गोल्ड है ये उनको IMF से डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, on the basis of declared gold content, IMF used to calculate the monetary value of money units of the respective member country. As money unit of a country has been declared in terms of gold value, the exchange value of money is determined. इसको थोड़ा easy तरीके से मैं बता रही हूँ। जो money unit होती है country की, वो directly नहीं gold से होती है, बल्कि gold के terms में उसको describe किया जाता है, और उसके according decide किया जाता है कि वो IMF से कैसे लोन लेगी, IMF के थ्रू कैसे वो एक्सचेंज करेगी दूसरी कंट्री के साथ, ये सब कुछ गोल्ड में डिस्क्राइब होता है। तो इसलिए इसे गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड बोलते हैं। पैरिटी का मतलब ही होता है बेटा एबिलिटी। ठीक है, यानी कि उसकी क्या क्षमता है, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग गोल्ड रिजर्व को मेंटेन करती है। ओके, सो लास्ट ये हमारे हो गए गोल्ड स्टैंडर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी बताऊंगी मैं इसके बारे में। और अब जो हमारा मेटालिक है, मेटालिक के बाद हमारा हो गया सिल्वर और हमारा हो गया गोल्ड कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारा जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड में वो है पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। पेपर करेंसी स्टैंडर्ड उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था, जो फॉर्म्स ऑफ पेपर स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, कन्वर्टेबल, रिप्रेजेंटेटिव, इनकन्वर्टेबल, फियाट, यही सारी चीज़ें आपकी पेपर करेंसी स्टैंडर्ड में आती हैं। यानी जो नॉर्मल करेंसी इशू होती है कंट्री में, जैसे कि 5 का सिक्का, 5 का नोट, 1 का सिक्का, 20 का नोट, ठीक है, 10 का सिक्का, 100 का नोट, 500 का नोट, ये हमारा पेपर करेंसी कहलाता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसका ले लेते हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं।
Under this system, standard coins made up of gold or silver are not in circulation and are not called as standard coin. Standard coin नहीं होता है, ना ही gold और silver का होता है, बल्कि paper currency is in circulation which is considered as unlimited legal tender. यानी कि जितना आप पेमेंट करोगे सामने वाला रिफ्यूज़ नहीं करेगा. This is only called as managed currency standard. इसी को managed currency standard भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही वो करेंसी होती यही वो स्टैंडर्ड होता है जो हर इकोनॉमी को रन करता है. हर इकोनॉमी में आप देखोगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमेशा वहाँ की करेंसी से ही होता है. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? दिस इज़ ओनली कॉल्ड एज मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड. ठीक है. एज पेपर करेंसी स्टैंडर्ड इज़ नॉट बैक्ड अप बाय एनी मेटालिक रिजर्व, दस पेपर करेंसी इज़ कंसिडर्ड एज इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी. यानी कि इनकन्वर्टेबल इसे कहा जाता है. मैंने एक इसमें आपको जो मेनली पढ़ना है वो आपको पढ़ना है फियाट मनी. ठीक है. फियाट मनी का क्या मतलब होता है? जो करेंसी या जो पेपर मनी इमरजेंसी के टाइम पे इशू होती है. अगर कुछ याद आ रहा हो तो मैं रिपीट करा रही हूँ. जो करेंसी इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट इशू करती है सो दैट इट कैन फुलफिल द नीड ऑफ द करंट इकोनॉमी. यानी जो इकोनॉमी में करंट सिचुएशन है, सपोज़ कभी ड्राउट हो गया, कोई एक तरीके से कह दो नेचुरल डिज़ास्टर आ गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो उस टाइम जब गवर्नमेंट को अपनी करेंसी मतलब एक तरह से करेंसी इशू को बढ़ाना पड़ता है, नोट इशू को बढ़ाना पड़ता है, तब जो पेपर मनी इशू होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फियाट मनी. ठीक है. बाकी पेपर करेंसी स्टैंडर्ड में वही सारी चीज़ें हैं, कन्वर्टेबल, रिप्रेजेंटेटिव, इनकन्वर्टेबल और फियाट. तो ये अब हम लोगों ने आज ये पढ़ लिया मॉनेटरी स्टैंडर्ड. मॉनेटरी स्टैंडर्ड में हमारा क्या क्या है? मेटालिक और पेपर. मेटालिक के अंदर भी हमने पढ़ा सिल्वर, गोल्ड और पेपर करेंसी स्टैंडर्ड अलग. पेपर करेंसी स्टैंडर्ड में वो सारे टाइप्स आएंगे जो उस दिन हम लोगों ने पेपर मनी में पढ़े थे. ठीक है क्लास. तो ये अभी हो गया. अब हम लोग इसमें जूम पे भी मैं क्लास अभी आपकी लूँगी इस टॉपिक पे. उसके अलावा भी अगर आपको जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. नोट्स में मैं आपको टाइम टू टाइम ये वाले सेंड कर दूँगी. उसके अलावा भी अगर कोई और एडिशनल प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डिस्कस इट विद मी. ठीक है. थैंक यू क्लास. आज के लिए हम लोग इतना पढ़ेंगे. नेक्स्ट मैं आपको बाकी जो भी टॉपिक